बच्चों, हम इस समय चैप्टर नंबर 9 यानी 9वां पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मुगल और इतिवृत्त। तो इसके हमने लगभग 10 वीडियोस देखे हैं। लगभग क्या 10 वीडियो देख चुके हैं हम। ये 11वां वीडियो है हमारा। इन 10 वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण रूप से परिचय देने का प्रयास किया है, जिसमें आपको समस्त शासकों के बारे में बताया गया है और उनकी नीतियों के बारे में बताया गया है। वास्तव में जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का उद्देश्य है कि जो मुगल काल था, मुगल शासक थे, तो उनके जो लोक लुभावने तरीके थे या उनकी जो वैश्विक स्थिति थी या उनकी जो सामाजिक स्थिति थी, उस पर इतिहास लेखन कैसे किया गया, किसने किया और किस हद तक वो दरबार से प्रभावित रहा। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, यानी कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि मुगल दरबार में या मुगल कालखंड में जो भी शासक हुए हैं, उनका जो इतिहास लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है और कितने हद तक निष्पक्ष रहा है और कितने हद तक प्रभावित रहा है। निष्पक्ष का मतलब शासक का प्रभाव ना हो, और प्रभाव का मतलब शासक के दबाव में रहकर शासक को केंद्र बिंदु बनाकर इतिहास लिखा जाए। सब कुछ उसके लिए शासक ही हो, पूरा इतिहास, पूरा दरबार एक शासक, उसका परिवार और उसके आसपास के कुछ गिने चुने पदाधिकारी हो। इस तरह का इतिहास, ये प्रभावित इतिहास होता है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे थे मुगल और इतिवृत्त, यानी इतिहास उनकी जो है, उनका इतिहास लेखन जो है, उनके बारे में जो परिचय है वो कैसा है। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि सभी जो शासक हुए हैं महत्वपूर्ण, उनका परिचय प्राप्त कर लिया जाए। वो हमने कर लिया। उनके द्वारा कार्यान्वित की गई जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज थी, महत्वपूर्ण नीतियां थी, उनको हमने एक बार समझ लिया है। उनके शासन प्रशासन में सहयोग के लिए जो एक सरकारी अमला की तरह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो चेन थी, उसको हमने देखा। कौन कौन से पदाधिकारी होते थे और किनका क्या कार्य होता था, ये हमने पढ़ा है। अब हम लोग अपने मूल पाठ पर वापस आते हैं। पाठ से या इस चैप्टर से हमें क्या समझना है, या निर्धारण करता जो पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है, वो क्या बताना चाहता है, हम लोग इस पे आ रहे हैं। ठीक, यानी अभी तक जो हमने परिचय प्राप्त किया वो हमारे व्यवहारिक और व्यक्तिगत ज्ञान के लिए आवश्यक था। अब जो हम प्राप्त करेंगे वो हमारे अध्ययन अध्यापन से लेकर के परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इससे पहले का जो था वो हमारे लिए व्यवहारिक ज्ञान के तौर पर आवश्यक था कि उतनी जानकारी हम रखें, कभी आवश्यकता पड़े किसी से बात विवाद या किसी भी तरह के प्रश्न छोटे बड़े आ जाएं, तो हम मुगल काल पढ़ने के बावजूद भी छोटे छोटे प्रश्नों से विमुख ना हो, उनको छोड़े ना। अब हम लोग आते हैं अपने मूल चैप्टर पे। तो शुरू करेंगे मुगल दरबार। मुगल दरबार, मुगल दरबार, मुगल दरबार से ये स्पष्ट हो जाता है कि हम मुगल काल के जो शासकीय व्यवस्था है, जो प्रशासनिक सिस्टम जो है, अमला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो लिखा जाता है, इसका मूल टॉपिक है शासक और इतिवृत्त। कब से कब तक? 16वीं व 17वीं शताब्दी। 16वीं व 17वीं शताब्दी के मध्य शासक और उनका इतिहास, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं। मानसिकता क्या थी जो शासक थे मुगल काल के, ठीक, ये हो गया। अब मुगल काल के शासकों की मानसिकता देखेंगे कि उनकी विचारधारा क्या थी। मुगल शासक, इनका विचार, मुगल शासकों का विचार क्या था? उनका विचार था कि उनके भाग्य ने या ईश्वर ने या अल्लाह ने जिस सत्ता को मानते हैं, भाग्य ने उन्हें एक
मुगल शासकों की मानसिकता थी, उनका जो सोचना था वो ये था कि उनके भाग्य ने उन्हें एक बड़े विजातीय समूह पर शासन करने के लिए नियुक्त किया है। विजातीय समूह क्या था? भारत के लोग, जो भारत के निवासी थे वो उनकी जाति से संबंधित नहीं थे, ना ही उनके धर्म से संबंधित थे, इसलिए ये क्या हुए? विजातीय हो गए। अगर समान जाति का होगा तो क्या होगा? सजातीय। ठीक, ऐसे जब आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे तो विवाह होते हैं सजातीय और विजातीय विवाह। जाति के भीतर विवाह सजातीय, जाति के बाहर विजातीय। ऐसे ही विजातीय समूह पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया। यानी उनका मानना था कि हम जो शासन सत्ता में हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा है कि इस विजातीय समूह पर हम शासन करें। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसका मतलब क्या हो गया? वो अपने आप को एक दैवीय सत्ता द्वारा निर्धारित किए गए शासक मानते थे। यानी उनका जो मानसिक स्तर था, उनकी जो सोच थी वो बहुत बड़े स्तर पर थी। उनका मानना था कि हम सर्वे सर्वा हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। ये चीजें थी यहाँ तक, इस बात से तो यही स्पष्ट होता है। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियां, इनकी इस विचारधारा को सीमाबद्ध कर देती थी। अब क्या है? कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियों का मतलब है कि युद्ध आदि हो जाना और जिसमें वो पराजित हो जाए। ठीक, जैसे हुमायूं क्या किया? हुमायूं को भागना पड़ा देश छोड़ के, तो क्या था? राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसको बाहर जाना पड़ा। यही कहा जाएगा कि कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन जाती थी कि उनकी यह विचारधारा जो थी वो सीमाबद्ध हो जाती थी, यानी इसमें कंट्रोल लग जाता था, नियंत्रण आ जाता था। फिर भी इनका जो दृष्टिकोण था वह सदैव महत्वपूर्ण रहा। इनका जो दृष्टिकोण था, इसके बावजूद भी राजनीतिक सीमाएं बन जाने के बावजूद भी इनका जो दृष्टिकोण रहा वो लगभग यही रहा, महत्वपूर्ण बना रहा कि हम विजातीय समूह पर शासन करने के लिए नियुक्त किए गए। अब आगे जब बढ़ेंगे हम देखते हैं कि दरबारी इतिहासकार दरबारी इतिहास लेखन अब हम चैप्टर का टॉपिक हमारा है इतिवृत्त और शासक। तो शासकों के बारे में हमने देखा कि शासक की मानसिकता क्या है। अब हम आ रहे हैं कि इतिहास इनका कैसा रहा। तो इतिहास जो है, इतिवृत्त जो है वो दरबारी इतिहासकारों को इतिहास लेखन का कार्य सौंपा जाता था। ठीक, इतिहास लेखन का कार्य कौन करेगा? दरबार में रहने वाला इतिहासकार। सिंपल सी बात है, मेरे द्वारा सैलरी दी जाती है, मेरे ऊपर ही उसको लिखना है, तो कैसा लिखेगा? कि आप बहुत खराब है, ऐसा तो कभी नहीं लिखेगा। उसकी सैलरी अगले महीने से बंद हो जाएगी। भाई हम इतने बड़े धर्मात्मा तो नहीं हो सकते, कोई भी नहीं होता है। हालांकि शासक तो कतई नहीं हो सकता। कोई दार्शनिक हो, कोई बड़ा महात्मा हो, भले इतना बड़ा समाज सुधारक हो, वो इतना उदार हो जाए कि अपनी बुराई के बावजूद भी अपने वर्कर को सैलरी वैलरी देता रहे कि भैया कोई दिक्कत नहीं, आप बुराई मेरी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुनता रहूंगा, आप अपना काम करते रहो, मैं अपना। ये ऐसा नहीं होता सबके साथ। शासक तो कतई कर ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए वो करने को तैयार भी हो जाए तो 2-4 चमचे उसके आसपास होंगे जो भड़का देंगे, अरे सर ये देखिए आपके बारे में क्या लिख दिया इन्होंने, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आने वाले जो बच्चे होंगे आपकी पीढ़ी में वो आपको उल्टा बोलेंगे, गलत साबित कर रहा है, ऐसी चीजें। तो ऐसे में क्या होता था, इतिहास लेखन होगा अगर दरबार में रहने वाले व्यक्ति से हो रहा है तो क्या होगा? वो प्रभावित होगा कहीं ना कहीं। तो विवरणों में जो विवरण मिले हैं
के समय का लेखा जोखा मिलता है। लेखा जोखा मिलता है। ठीक, मैं कहता हूँ कि जो इतिहास लिखा गया है वो वहां पर बैठने वाले इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है और इसमें बादशाह जो हुए हैं उनका विवरण मिलता है, उनके बारे में चीजें बताई गई हैं। संपूर्ण इतिवृत्त जो है, संपूर्ण इतिवृत्त, जो संपूर्ण इतिवृत्त है, इससे पता चलता है कि क्या पता चलता है कि कैसे शाही विचारधाराएं रची तथा ठीक, अब सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे समझना। इतिवृत्त से मिलता क्या है, पता क्या मिलता है? पहले तो हमने देखा बादशाहों का लेखा जोखा मिलता है, तथा इसके साथ ही साथ संपूर्ण इतिवृत्त से पता चलता है कि शाही विचारधाराएं यानी शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग, जो परिवार के लोग हैं, उनकी विचारधारा, उनकी सोच कैसे बनती थी और कैसे उसका सोसाइटी में, समाज में प्रचार प्रसार होता था। अगर इन्होंने कहा, इनके परिवार के सदस्य ने कहा कि पानी सीधे ग्लास में नहीं उल्टे ग्लास में पीने से फायदा होता है, तो ये बात कैसे पूरे समाज में फैलेगी और कैसे आपकी तरफ फैलती थी। यानी कहने का मतलब है भला बुरा जो भी होता था, शाही परिवार से संबंधित होने के कारण इतिहासकार उसको इस तरह से प्रेजेंट करते थे कि यही दुनिया का नियम है, यही ब्रह्मांड में सार्वभौमिक है। ठीक, इतना समझिए। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बीच में काम आएगा रिवीजन के लिए। एक लाइन मैंने पहले ही बोली थी कि इस अध्याय का जो कॉन्सेप्ट है, इतना आपने देख लिया कि शासक, इतिहास, लिखने वाला कौन और इतिवृत्त में लिखा क्या जा रहा है, इतनी चीजें आपने समझी इसमें एक साथ। अब आइए हम देखते हैं कि ओवरऑल चैप्टर में एक लाइन में अगर हमको बताना हो कि क्या समझ रहे हैं तो क्या बताएंगे। अध्याय में मतलब आपके पाठ में, अध्याय में मुगल साम्राज्य के समृद्ध अध्याय में मुगल साम्राज्य के समृद्ध व लुभावनी कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। ठीक, सिंपल सा जो अध्याय है इसमें क्या किया गया है कि इनकी जो समृद्ध एवं लुभाने वाले मतलब अपने तरफ आकर्षित करने वाली, देखने में बड़ी चमकीली चीजें, जैसे बहुत ही रॉयल चीजें लगनी, चित्रकारी हो गई, मुगल स्थापत्य हो गया, ये सारी चीजें, शासक का रहन सहन, शासक के दरबार की साजो सज्जा, इन सब पर प्रकाश डाला गया है। इसीलिए कहा जाता है कि इस अध्याय में मुगल साम्राज्य की समृद्ध व लुभावनी कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला गया। ठीक, ये हो गया इस चैप्टर का मूल कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है मुगल शासक और उनका साम्राज्य। आप लोगों ने शासकों के बारे में पढ़ा है, उनका एक एक करके परिचय प्राप्त किया है। मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी उनका एक बार नाम लेते हुए, उनका जो शासन काल है उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पहले उनका परिचय दे देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर इतना आप नहीं कर सकते। मुगल शासक
और उनका साम्राज्य। ये तो हो गई उनकी मानसिकता, उनका सोचना क्या था, उनका नजरिया क्या था देश के प्रति और देश की जनता के प्रति। अब हम देखेंगे मुगल साम्राज्य और उनका मुगल शासक और उनका साम्राज्य। मुगल शासक और उनका साम्राज्य, इसके अंतर्गत हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से शासक हुए हैं। पहला बाबर, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखते हैं मुगल वंश का संस्थापक कौन है, मुगल, ठीक। इसका संस्थापक कौन है, बाबर। बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, ठीक। ये हो गए। अब इनका हम शासनकाल देखते हैं। ये 21 अप्रैल 1526 में पहला आक्रमण करता है भारत पर, यानी 1526 से 1530 ईस्वी, ठीक। ये हो गया इसका। ये है 1530 से 45 पहला, उसके बाद में शेरशाह शासन में आ जाता है और 1556 से 55 से 56 ये इनका हो जाता है सेकेंड, ठीक। 1556 में सीढ़ियों से लुढ़क कर के मृत्यु हो जाती है और शासक बनता है अकबर। 1556 से 1605 ईस्वी तक ये शासक रहता है। 1605 में इसकी मृत्यु के बाद शासक बनता है जहांगीर और ये शासन करता है 1627 ईस्वी तक, ठीक। ये हो गया। इसके बाद शासक शाहजहां बनता है 1628 ईस्वी में और ये 28 से लेकर 57 तक, सॉरी 1658 ईस्वी तक, 58 तक शासन करता है। उसके बाद ये आता है 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक। ये हो गए इतने। अब अगर देखा जाए बाबर की बात की जाए जो संस्थापक था, सबसे पहले उसी पे चर्चा हम करेंगे। बाबर माता की तरफ से मंगोल का वंशज, ठीक। पिता की तरफ से तैमूर का वंशज, ठीक। दोनों लड़ाकू और खूंखार जातियों का खून इसकी रक्त शिराओं में बह रहा है। तो ये कैसा होगा, कायर नहीं होगा ना। ये भी लड़ाकू था, साहसी था और महत्वाकांक्षी था, ठीक। तीन चीजों का समावेश इसके अंदर देखने को मिलता है, लड़ाकू, साहसी और महत्वाकांक्षी। अगर व्यक्ति साहसी है तो बड़ी बड़ी समस्याओं को झेलना जानता है और बड़ी बड़ी समस्याओं को झेलने वाला व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा। अगर व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो समस्याओं से छुटकारा पाने की कोशिश करेगा और भाग लेगा। लेकिन इसके अंदर ये गुण थे जिसके कारण इसने भारत की तरफ रुख किया और भारत पर अधिकार करने के बाद उसके वंशजों ने लंबे समय तक, इवन 1857 तक, यहां से लेकर 1857 ईस्वी तक, 1857-80, ठीक। बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम शासक है मुगल वंश का, अंग्रेजों के द्वारा दंडित किया जाता है। सजा सुनाने के बाद रंगून को निर्वासित कर दिया जाता है। रंगून ऐसा क्षेत्र है जहां पर बर्मा म्यांमार में था, तो वहां पर इसको सजा दे दी जाती है कि आपको देश से निर्वासित कर दिया गया, अकेले रहिए आप, वहां भेज दिया जाता है। यहां तक शासन चलता है। इसके बाद लगभग 20 शासक होते हैं, 20, 17, 18 शासक होते हैं जो उत्तरवर्ती मुगल शासक कहलाते हैं। ये मुख्य शासक है, ठीक। उनका विशेष महत्व नहीं है, कोई 5 साल, कोई 4 साल। उनमें उपाधियां रंगीला की और ऐसे करके और भी बहुत सारी उपाधियां हैं, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है जितना इनका है। ये हो गया,
ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब ये क्या है, जो इसकी विचारधारा थी वो मंगोलों के प्रति विचारधारा कैसी थी, माँ के पक्ष में। यहाँ पर इनको मुगल कहा गया है तो लोग तात्पर्य इसका लगाते हैं कि मुगल मतलब मंगोल, यानी बाबर ने अपनी माँ के वंशजों के नाम को अपनाया और स्वयं मुगल हो गया। तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत बड़ी भ्रांति है। ये मंगोल कब यूज किया गया, किसके द्वारा यूज किया गया, वो बात बाद में आएगी। पहले हम देख लेते हैं कि बाबर की जो मानसिकता थी वो इनके प्रति क्या थी। ये स्वयं को तैमूरी कहता था, स्वयं को तैमूरी कहता था और तुर्की भाषा का प्रयोग करता था। ठीक, अब ये मदर टंग है इसकी, तुर्की बोलता है। अगर ये कोई पुस्तक लिखेगा तो किस भाषा में लिखेगा, जिस भाषा का इसे अच्छा ज्ञान हो। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी टूटी फूटी आती है, और अगर आप कोई लेखन कार्य करने लग जाए तो आप किस भाषा में करेंगे, जो आपको अच्छे से आती हो या जो टूटी फूटी आती हो। अच्छे से आती है उसी में, तुर्की इसको अच्छी से आती है। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पूछा जाए कि तुजुके बाबरी या बाबरनामा अकबर के द्वारा किस भाषा में लिखी गई, तो वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, याद रखिए, क्योंकि तुर्की इसकी बोलचाल की मदर टंग थी। ठीक, बाबर मुगल जो मंगोल थे इनको बर्बर कहता था, कहकर मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता था। यानी कि इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि बाबर कतई नहीं चाहेगा कि जिसका मैं मजाक बनाता हूँ, जिसको बर्बर कह के उनका मजाक उड़ाता हूँ, मुझे उसी नाम से जोड़ा जाए, इसलिए इसने स्वयं को तैमूरी कहा। ठीक, ये स्पष्ट हो गया। लेकिन ये कैसे पूरे साम्राज्य को मंगोल या मुगल शासक कह दिया गया, इसको हम लोग देखते हैं। तो 16वीं सदी में जो यूरोपियन थे, यूरोपियन यानी यूरोप से आने वाले, उन्होंने इस परिवार का वर्णन करते समय मुगल शब्द का प्रयोग किया। वर्णन करते समय किस शब्द का प्रयोग किया, मुगल शब्द का, मुगल शब्द का प्रयोग किया। इवन यहां तक कि एक राइटर हुए हैं रडियार्ड किपलिंग, रडियार्ड किपलिंग, इनको रोडियार्ड किपलिंग भी कहते हैं, नाम इनका है रडियार्ड किपलिंग। तो रडियार्ड किपलिंग एक यूरोपियन है और एक राइटर है, लेखक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जंगल बुक। जंगल बुक में एक फेमस कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है मोगली। मोगली, ठीक। तो कहीं ना कहीं इस प्रसिद्ध नाम का लाभ उठाने के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने अपने ग्रंथ में मोगली शब्द का प्रयोग किया। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुगल शासक और उनका साम्राज्य था वो कैसे आगे बढ़ा, शासन सत्ता में ये कैसे आए, मुगल इनका नाम कैसे पड़ा, ये स्वयं को क्या मानते थे, तथा संस्थापक कौन था। ठीक, एक संस्थापक होता है, एक वास्तविक संस्थापक होता है, इसके बात कर लेते हैं। तो कभी कभी ये विवाद हो जाता है कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक का मतलब ये होता है कि आप स्थापित हो जाइए और जनमानस के मन में यह बात भर करके बैठ जाए कि आप ही उनके माई बाप हैं। ना बाबर को उतना समय मिला और ना ही हुमायूं को मिला। 15 और 16 साल इसने शासन किया, 4 साल इसने शासन किया। अगर देखा जाए तो तीसरा शासक जो है वो सबसे लंबा शासन करता है और इसने अपनी नीतियों से संपूर्ण जनता को अपने पक्ष में इस तरह से कर लिया कि यत्र तत्र करते हुए ये यात्रा 1857 तक पहुंच गई। शासन सत्ता कमजोर हुई, राज्य क्षेत्र कम हुआ, जो विस्तार दूर तक था वो सीमित हुआ शासकों के उनकी अयोग्यता के कारण। लेकिन कहीं न कहीं इनकी शासन सत्ता को मानने वाले कुछ न कुछ लोग बने रहे। तो क्या था, तो यहाँ पर एक अकबर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम देखते हैं
कि ये इस मुगल वंश के 2 शासकों के बाद तीसरा पहला शासक ऐसा है जो एक लंबी पारी खेलने का काम करता है और एक बड़े स्तर पर अपने आप को उपस्थित करके प्रस्तुत करके पूरी जनमानस को अपने साथ मिलाने का काम करता है अपनी नीतियों के माध्यम से। नीतियां आपने उनकी पहले ही पढ़ी हुई हैं, ठीक। तो इस तरह से हम नीतियों को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो हमारा पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक आएगा, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इतिहास की रचना। ये तो हमने मुगल शासकों का परिचय सामान्य सा इतना था बुक में, वो देख लिया। इसके पहले इसकी डिटेल में हम लोग देख ही चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो इतिहास की रचना थी वो कैसी थी। इतिहास लेखन का जो कार्य होता था वो नियंत्रण में किया जाता था या स्वतंत्र रूप से किया जाता था, किया गया तो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई और किसके किसके लिए लिखी गई, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।